हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैंने प्रॉमिस किया था कि बेटा मैं समरी लेक्चर दे दूंगा। तो मैं समरी लेक्चर लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए। समरी लेक्चर में ले आया हूं। और हाँ, मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं आपको पीरियोडिक टेबल भी दे दूंगा। तो पीरियोडिक टेबल भी आपको मिल जाएगी। और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए हो आपको, वो मुझे बता देना, तो वो भी मैं अपने ग्रुप पे डाल दूंगा। तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। समरी लेक्चर हम शुरू करेंगे। अच्छा, ये जो समरी लेक्चर आप देख रहे हो, इसको कैसे देखना है? नोट सामने खोलकर बैठना है। अब इसमें मैंने हिस्ट्री वाला पार्ट ना शुरुआत में ही पढ़ा दिया है। ठीक है, हिस्ट्री वाला पार्ट में शुरुआत में ही कंप्लीट कर दूंगा और फिर उसके बाद हम जिस सीक्वेंस में पीरियोडिक टेबल में हमने आगे पढ़ा है, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कोशिश मैंने यही की है कि आपके पूरे जो नोट्स हैं वो इस समरी लेक्चर में रिवाइज हो जाएं। तो कभी भी आपको जब भी टेस्ट के लिए या फिर कभी जब आप नीट के लिए तैयारी करोगे, वापस से रिवीजन करोगे, तो आपको पूरा पीरियोडिक टेबल अगर रिवाइज करना रहेगा तो आपको एक पूरा बड़ा वन शॉट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सिर्फ ये समरी लेक्चर भी देख लो तो फटाफट फटाफट आपकी चीजें रिवाइज हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप इस पर जो भी है अपने ग्रुप्स वगैरह हैं, इस पे पीरियोडिक टेबल वगैरह मिल जाएगी आपको पीडीएफ की फॉर्म में, वो ज़रूर डाउनलोड कर लेना। और उसका एक ब्लैंक फॉर्म कोशिश करूंगा वो आपको दे दूं, तो वो भी आप ले लेना। उसमें पीरियोडिक टेबल मतलब एलिमेंट्स लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा समरी लेक्चर। चलो, आज बिल्कुल सुकून से पढ़ाऊंगा मैं, बिना चैटिंग के। देखो बेटा, समरी लेक्चर की बात करेंगे तो जो हिस्ट्री वाला पार्ट है, हिस्ट्री वाले पार्ट में आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, वहां से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, सबसे अपन सीधे सीधे मतलब नॉर्मली बात करेंगे। डोब्राइनर्स ट्राइड जो थे वो क्या थे? तीन एलिमेंट्स का ट्राइड बनाया था, जैसे कि लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, ऐसे ऐसे करके ट्राइड बना दिया था। और उसमें उन्होंने क्या कर दिया था? उसने उसमें उन्होंने ये बोला था कि जो पहला और आखिरी एलिमेंट है, इन दोनों का एटॉमिक वेट का एवरेज मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर होगा, है ना? एटॉमिक वेट के बराबर होगा। तो ये 7, ये 39, इसका एटॉमिक वेट 7, इसका 39, तो इसका एवरेज लेने पर हमें क्या मिल जाएगा? ये हमें मिल जाएगा सोडियम का एटॉमिक वेट। तो डोबराइनस ट्राइड क्या है? ऐसे तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप है। ठीक है, फिर उन्होंने कुछ ट्राइड्स दिए थे अपने को, तो वो मैंने आपको कॉपी में लिखा रखे हैं, ज्यादा उनको मतलब बस एक बार पढ़ लेना, ज्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन जो आया था, उसमें याद है उन्होंने सारे गामा पाधा नी सा सा आठवां जो सुर था वो बिल्कुल पहले की तरह था। मतलब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर जमाएंगे तो जो हर आठवां एलिमेंट होगा वो पहले एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा, ऐसा उन्होंने अपने को बताया था। लेकिन ये क्लासिफिकेशन फेल क्यों हो गया था? क्योंकि ये सिर्फ कैल्शियम तक क्लासिफाई करता है एलिमेंट्स को, इससे ज्यादा वो क्लासिफाई नहीं कर पाए। मतलब कैल्शियम के बाद वाले एलिमेंट्स उनके लॉ को, सो कॉल्ड लॉ को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, है ना? तो डोब्राइनस ट्राइड हो गया, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ हो गया। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है अपना लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर कर्व हमने पढ़ा था, एक कर्व बनाया था लोथर मेयर अंकल ने, किस किस के बीच में बनाया था? एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम, इनके बीच में कर्व बनाया था। तो उनको कुछ रिपीटेड पैटर्न्स मिले थे, इस तरीके से कुछ रिपीटेड पैटर्न्स मिले थे, जिसमें हमने क्या देखा था बेटा? जिसमें हमने ये देखा था कि जो भी टॉप वाली पोजीशंस हैं, इन टॉप वाली पोजीशंस पे मिलते हैं अपने को कौन? जल्दी 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 कॉपी देख के बताएंगे। इन टॉप पोजीशंस पे कौन मिलते हैं? अल्कली मेटल्स। जो भी डिसेंडिंग पोजीशंस होती हैं उन पर कौन मिलते हैं? अल्कली अर्थ मेटल्स। जो भी डिसेंडिंग पोजीशंस होती हैं उन पर अल्कली अर्थ मेटल्स, और जो भी असेंडिंग पोजीशंस होती है उन पर कौन मिलते हैं? हेलोजेंस। ठीक है, टॉप पर अल्कली, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहां मिल रहे थे? टॉप पोजीशन पे, मैक्सिमा वाली पोजीशन पे। डिसेंडिंग पोजीशन पे कौन मिल रहे थे? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी कि अल्कली अर्थ मेटल। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स यानी कि हेलोजेंस कहां मिल रहे थे? असेंडिंग पोजीशन, चढ़ने वाली पोजीशन पे। और जो भी ये बॉटम पार्ट था कर्व का, यहां पर उन्हें मिले थे सारे मेटलॉइड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको फटाफट फटाफट खत्म कर रहे हैं अपन।
ठीक है। फिर मेंडलीव अंकल आ गए थे। मेंडलीव अंकल की तो बात ही क्या कहें, मेंडलीव अंकल ने तो जिंदगी बना दी थी, मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल ही उन्होंने बनाकर हमको दे दी थी। तो मेंडलीव अंकल की अगर अपन बात करें तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ ये पीरियोडिक टेबल, जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो किस पर बेस्ड था बेटा? मेंडलीव का क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड था? एटॉमिक वेट पर बेस्ड था। किस पर बेस्ड था? एटॉमिक वेट पर। इन्होंने क्या किया था? एलिमेंट्स को इनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया था। तो उन्होंने देखा कि जो भी वर्टिकल कॉलम्स हम देख रहे हैं उनमें वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनकी सेम प्रॉपर्टीज हैं। फिर इन्होंने जो ग्रुप बनाए थे वो ग्रुप इन्होंने फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किए थे। जैसे लिथियम है, सोडियम है, तो फिर इस ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। और कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। जैसे कि ये अगर फर्स्ट ग्रुप है तो इस फर्स्ट ग्रुप को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। ठीक है, इनको बोला था रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कंबाइनली क्या बोलते हैं अपन? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और अपने ये वाले जो थे कॉइनेज मेटल्स, ये क्या कहलाते हैं? कॉइनेज मेटल्स। ठीक है, तो ऐसे ऐसे उन्होंने अपने 6 ग्रुप्स, जो 7 ग्रुप्स थे उनको ऐसे डिवाइड किया था दो सब ग्रुप में, ए और बी, ए और बी। जो 8वां ग्रुप था कौन सा वाला? ये वाला फेकोनी वाला, इसको डिवाइड नहीं किया था। 8वां ग्रुप ऐसा का ऐसा ही था। ठीक है, और इसमें कौन कौन से एलिमेंट थे? ये। ठीक है, उतना काम का नहीं है, बस ऐसे ही याद होना चाहिए अपने को। ठीक है, फिर मेंडलीव अंकल ने कुछ नए एलिमेंट जो डिस्कवर भी नहीं हुए थे उनके बारे में बताया था, तो वो सीधे सीधे अपन याद कर लेते। कौन कौन से एलिमेंट थे बेटा? याद है क्या? गंगा से जमुना तक, ये वो एलिमेंट थे जो डिस्कवर नहीं हुए थे। कैसे याद किया था इनको? गंगा से जमुना तक। और किन एलिमेंट्स के नाम पर इनका नाम रखा था? जैसे इसका नाम क्या रखा था बेटा? इका एल्यूमिनियम। और इसका क्या नाम रखा था? इका बोरॉन। इसका नाम रखा था इका जर्मेनियम, है ना, तो सिलिकॉन। और इसका नाम रखा था इका मैंगनीज। तो इसको अपन ने ऐसे याद किया था, गंगा से जमुना तक अलमारी भरी सी मांगे। गंगा से जमुना तक अलमारी भरी सी मांगे। ये मैंने आपको जो होमवर्क वाला सेशन दिया था उसमें ये ट्रिक आपको बताई थी। ठीक है, फिर उन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी दिए थे जिनके एटॉमिक वेट में करेक्शन करके दिया था। वो कैसे याद किए थे अपन ने? यूं बेवफा इंडियन पटाऊं, यूं बेवफा इंडियन पटाऊं, इधर गोल्ड आएगा, यूं बेवफा इंडियन पटाऊं, है ना। ये वो एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक वेट में उन्होंने करेक्शन करके दिया था। करेक्शन इन एटॉमिक वेट। करेक्शन इन एटॉमिक वेट। ठीक है, ये तो था हिस्ट्री वाला पार्ट। फिर मोजले अंकल आए, नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई उन्होंने। क्या? एटॉमिक नंबर। उन्होंने, मेंडलीव ने तो एटॉमिक वेट के बेस पर हमें क्लासिफाई करके दिया था। और मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? चलो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ भी लिख लेते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, कॉपी सामने खोलकर बैठनी है बेटा, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड chemical properties of elements are periodic function of their atomic weight। मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था वो किस पर बेस्ड था? एटॉमिक वेट पर। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की अगर अपन बात करें, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की अगर अपन बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किस पर बेस्ड था बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बेस्ड था एटॉमिक नंबर पर। और किसने दिया था? मोजले ने दिया था। किसने दिया था? मोजले ने। ठीक है, इसमें बस
उन्होंने क्या कर दिया था, एटॉमिक नंबर ऐड कर दिया था एटॉमिक वेट को हटा के। तो ये बन गया आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और ये किस पर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पर, एटॉमिक नंबर पर, ठीक है, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड था। तो उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई किया था, उन्होंने ऐसे आइडेंटिफाई किया था, उन्होंने कर्व ड्रॉ किया था, उन्होंने ऐसे कर्व ड्रॉ किए थे, एक एटॉमिक वेट के साथ और एक एटॉमिक नंबर के साथ। और इन कर्व में उन्होंने क्या रखा था, यहां पर इधर रखी थी फ्रीक्वेंसी, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने हैवी मेटल्स पर हाई स्पीड पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करवाया था। तो मेटल ने एक्सरे इमिट की थी। तो ये जो एक्सरे इमिट हो रही है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर किया था उन्होंने, और इसकी फ्रीक्वेंसी को उस मेटल के एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर से रिलेट किया। तो जब उन्होंने एटॉमिक वेट से रिलेट किया तो अपने को ये कर्व कुछ ऐसा मिल रहा था। जब उन्होंने एटॉमिक वेट से रिलेट किया तो ये कर्व कुछ ऐसा मिल रहा था, मतलब थोड़ा जिगजैग टाइप का मिल रहा था ऐसा। लेकिन जब एटॉमिक नंबर से रिलेट किया तो कर्व ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन अपने को मिल रहा था। मतलब ज़्यादा बेटर हम एटॉमिक नंबर से रिलेट कर सकते हैं, फिर ऐसा उन्होंने बताया था। ठीक है, फिर उन्होंने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को, जिसमें कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जिसमें कि कितने ग्रुप थे बेटा, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में पहले ग्रुप थे 8, फिर बाद में एक नोबल गैस वाला और ऐड कर दिया था जिसको हमने नाम दिया जीरो ग्रुप। तो नोबल गैस ऐड करके टोटल 9 ग्रुप हो गए, और नोबल गैसेस को जिस ग्रुप में रखा उस ग्रुप को क्या नाम दिया था, जीरो ग्रुप। ठीक है, और बाद में उन्होंने, मोजले ने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई करके टोटल कितने पीरियड और कितने ग्रुप बना दिए, पीरियड बना दिए 7 और ग्रुप बना दिए 18। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में था। फिर लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल आई बेटा। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में पीरियड कितने होते हैं, 7, ग्रुप कितने होते हैं, 18, 1 से लेके 18 तक। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं अपनी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में, 118। ट्रांजिशन एलिमेंट कितने हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कितने हैं अपनी पीरियोडिक टेबल में बेटा, टोटल याद है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन बोलते हैं, उसमें से एक फैमिली को छोड़ के, किसको, जिंक वाली फैमिली, ग्रुप 12 को। तो टोटल 36 ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट कितने, 40। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऑल एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, ऑल एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, और क्या बचा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आपको पता ही है अपने, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहलाते हैं, यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स ट्रांस यूरेनिक कहलाते हैं। और सारे के सारे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कैसे हैं, रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है, फिर डायगोनल रिलेशनशिप आपको पता ही है बेटा, डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम का किसके साथ है, मैग्नीशियम के साथ है, बेरिलियम का किसके साथ है, एल्यूमिनियम के साथ है, और बोरोन का किसके साथ है, सिलिकॉन के साथ है। याद है ना वो रिलेशनशिप जो डायगोनली प्रेजेंट हो, वो डायगोनल रिलेशनशिप। और डायगोनल रिलेशनशिप क्यों है, इसका रीजन क्या है डायगोनल रिलेशनशिप का, तो आप क्या बताएंगे, ड्यू टू सिमिलर वैल्यू ऑफ पाई। पाई क्या है, आयनिक पोटेंशियल, पाई क्या है, आयनिक पोटेंशियल, पाई क्या है, आयनिक पोटेंशियल। इसकी वजह से ये सेम सेम प्रॉपर्टी शो करने लग जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फटाफट से पूरी पीरियोडिक टेबल भी याद कर लें क्या। देखो, है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, ये अपने पी ब्लॉक वाले, भारत के ऑल गंजे इंडाना तेल से नहाए, कहे शिवांगी सुनो प्रभात फुले, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके मैच में, ओल्ड स्टाइल से टीपो लवली, फिर कल बाहर आई आंटी टेंशन में या आंटी टेनिसी, और हीरा नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न ओरिजिनल। ठीक है,
फिर डी ब्लॉक वाले, साइंस टीचर विनीता कुमारी, मन फेकोनी क्यों जलाती हो, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जा। फिर ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। और फिर इधर आता है एक्टिनम, जिसको अपन ऐसे याद करते हैं, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, है ना। और इसको कैसे याद किया था, आर डी शर्मा बुक में है, मैथ के डिजाइनर रंगीन कंफ्यूजन्स। सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, टाई जरा हाफ रफू, वो नवाब था दादाबाड़ी का, करोड़ मोल वाला सरदार जी, मन तक रे भाई, फिर रूठा ओसामा हंसते हुए, कौन रहा इरेगुलर मैथ की क्लास में, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे डंडे से, कौन आगे आया रंग लगाने, और जिन्नी कनाडा होगी, कनाडा नहीं तो कैलिफोर्निया होगी। ठीक है, फिर इसको कैसे याद किया था, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, और तुम यादगार लगते हो। और इसको कैसे याद करते हैं, थोड़ा पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, पुराने आम कम बिके, कैफे में ऐश फरमाते मेडोना लारा। ऐसे पूरी पीरियोडिक टेबल याद की थी हमने। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना। फिर इसके बाद हमने जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखा था, हमने जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखा था, एक पीरियड का, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ पीरियड। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, एक पीरियड में भरने वाले सबशेल्स का सीक्वेंस। तो ये अपन ने कैसे देखा था कि सबसे पहले तो भरता है कौन, एन एस, और सबसे लास्ट में कौन भरता है, एन पी। उससे पहले भरेगा एन माइनस वन डी, उससे पहले भरेगा एन माइनस टू एफ, और ये ऐसे आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, हमारे सिर्फ ये एफ तक ही काम आता है। अब जैसे अगर आपको फोर्थ पीरियड में पता लगाना है कि फोर्थ पीरियड में कौन कौन से सबशेल फिल होंगे, तो यहां पे आप एन की वैल्यू क्या रख दोगे बेटा, 4 4 रख दो, तो क्या आ जाएगा, इधर 4s, उधर क्या आ जाएगा 4p, इधर क्या आ जाएगा 3d, इधर क्या आ जाएगा 2f। तो क्या 2f एग्जिस्ट करता है, नहीं, तो इसको काट दिया। यानी कि फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट, कितने सबशेल्स भरेंगे, ये 3, 4s 4p और 3d, और इनमें मैं जितने इलेक्ट्रॉन भर पाऊंगा उतने ही एलिमेंट उस पीरियड में प्रेजेंट होंगे। तो इसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी निकाल सकते हो, इसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, आप टोटल देख लो कितने एलिमेंट्स भर सकते हो, जैसे एस में 2 भर सकते हो, डी में 10 भर सकते हो, और पी में 6 भर सकते हो। तो टोटल क्या आया इनका 18। तो फोर्थ पीरियड में देख लेना, आपको 18 एलिमेंट्स मिलेंगे। ये रहा फोर्थ पीरियड, काउंट कर लेना, टोटल 18 एलिमेंट होंगे। तो इस तरीके से अपन नंबर ऑफ एलिमेंट भी निकाल सकते हैं। अब आपको ऐसे बोल दिया जाए अगर कि एक ऑर्बिटल में 2 नहीं 3 इलेक्ट्रॉन भर दो, तो फिर कितने एलिमेंट होंगे एक पीरियड में। तो आपने यहां पर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर के निकालें, एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन भर के निकाल लेना। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। फिर बात आती है नेक्स्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि जेड इफेक्टिव की। जेड इफेक्टिव अपने को मालूम है ना, जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस, जिसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जेड इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट कर, जेड माइनस सिग्मा करके कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा जेड माइनस सिग्मा। ये सिग्मा क्या होता है बेटा, स्क्रीनिंग या शील्डिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग या शील्डिंग कांस्टेंट, है ना। ये Z क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर, और ये Z इफेक्टिव क्या है हमारा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कैसे डिफाइन किया था हमने कि भाई कोई भी न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्शन दे रहा है, उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो उसको रिपल्शन दे रहे हैं, ये तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको रिपेल कर रहे हैं, तो इसके अट्रैक्शन में से इनका रिपल्शन माइनस कर देंगे तो एक्चुअल अट्रैक्शन अपने पास आ जाएगा। तो एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस हमें मिल जाएगा। ठीक है, फिर स्क्रीनिंग का एक ऑर्डर भी लिखा था हमने, स्क्रीनिंग का, शील्डिंग का, सबशेल्स की स्क्रीनिंग और शील्डिंग का एक ऑर्डर भी लिखा था, याद है, एस की सबसे अच्छी, फिर पी की, फिर डी की, और फिर एफ की। ये ऑर्डर था इनकी स्क्रीनिंग का। एफ के इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीनिंग वेरी पुअर होती है, डी के इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीनिंग भी पुअर होती है, पी के इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीनिंग अच्छी होती है, और एस के इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीनिंग बहुत ही अच्छी होती है।
ऐसा लिखा था हमने, ठीक है। फिर जेड इफेक्टिव के बारे में हमने ये देखा था कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, यानी कि जेड इफेक्टिव इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव कम होगा, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर हमेशा जेड इफेक्टिव बढ़ता है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में 0.65 से बढ़ता है और ट्रांजिशन एलिमेंट में 0.15 से बढ़ता है। तो ये बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, तो जेड इफेक्टिव अपन ने समझ लिया था। अब ये जेड इफेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आगे हर प्रॉपर्टी में हमारे काम आता है। तो अब प्रॉपर्टीज की तरफ अगर अपन आगे बढ़े तो बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की, ठीक है। हाँ, तो एटॉमिक रेडियस, तो बेटा एटॉमिक रेडियस क्या होती है, हमने देखा था किसी न्यूक्लियस के सेंटर से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये कहलाता है एटॉमिक रेडियस। लेकिन ये एक आइसोलेटेड गैसेज एटम के लिए डिफाइन होती है। तो इसमें डेफिनेशन तो इसकी आसान थी, लेकिन इसमें क्या दिक्कत थी, तीन डिफिकल्टीज लिखी थी अपन ने कि एक तो इसका साइज बहुत स्मॉल होता है, दूसरा अपने पास इतना छोटा स्केल ही नहीं है ना कि इतने छोटे अपन डिस्टेंस को मेजर कर सकें, दूसरा क्या था कि इसकी जो बाउंड्री होती है एटम की वो डिफाइंड नहीं होती है, तीसरा क्या था कि भाई जो एटम है वो बॉन्ड बनाकर रखता है, वो आइसोलेटेड स्टेट में मिलता नहीं है, आइसोलेटेड स्टेट में बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो फिर कैसे हम कैलकुलेट करें, तो फिर हम बॉन्डेड स्टेट में इसकी रेडियस कैलकुलेट करते हैं। तो उसी के बेस पे हमने इसकी रेडियस को क्लासिफाई किया था। टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस की अगर अपन बात करें तो एक होती है बेटा कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस की अगर अपन बात करें तो कोवेलेंट रेडियस क्या होती है बेटा, जब एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तब जो उसकी रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो वो कोवेलेंट रेडियस कहलाएगी। जैसे कि ये एटम ने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, वो शेयरिंग करके आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम कैसे इसकी रेडियस कैलकुलेट करते हैं, हम क्या करते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट करके उसका हाफ कर देते हैं। तो ये जो आता है हमारे पास ये इसकी कोवेलेंट रेडियस कहलाती है, ठीक है, ये कहलाती है कोवेलेंट रेडियस। अब अगर एटम ने सिंगल बॉन्ड बना रखा है, सी सी सिंगल बॉन्ड, सी सी डबल बॉन्ड और सी सी ट्रिपल बॉन्ड, अगर ऐसा सीन है तो बेटा सिंगल बॉन्ड, अब तो आप बॉन्ड के बारे में काफी कुछ जानते हैं, सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की कम होती है, ट्रिपल बॉन्ड की और कम होती है। तो जो ट्रिपल बॉन्ड वाली कोवेलेंट रेडियस होगी वो कम होगी डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में, डबल बॉन्ड वाली कम होगी सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो सिंगल बॉन्ड वाली कोवेलेंट रेडियस बड़ी, फिर डबल बॉन्ड वाली उससे छोटी, ट्रिपल बॉन्ड वाली उससे भी छोटी, है ना। उस टाइम आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं थे बॉन्ड वगैरह कुछ। अब तो आप खुद से ही पता लगा लोगे कि ट्रिपल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली ये छोटा ही होगा, तो इसकी रेडियस भी कम निकल के आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने कोवेलेंट रेडियस निकाली थी। और जनरली ये किसके लिए डिफाइंड थी, ये डिफाइंड थी किसके लिए बेटा, नॉन मेटल्स और मेटल्स दोनों के लिए, नॉन मेटल्स और मेटल्स दोनों के लिए, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर अपन बात करें दूसरा टाइप ऑफ रेडियस क्या था बेटा, मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस की हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ किन के लिए डिफाइंड थी बेटा, मेटल्स के लिए। किसके लिए, मेटल्स के लिए। और मेटल्स का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको हम क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कैसे डिफाइन किया था हमने कि भाई कोई भी मेटालिक क्रिस्टल है उसमें मेटल एटम्स इस तरीके से लगे हुए हैं, है ना, और उसमें हमने जो मेटल एटम्स थे इनको एडजेसेंट मेटल एटम्स मेटालिक क्रिस्टल में जो लगे हुए हैं इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट करके इसका हाफ किया था, तो ये हमारे पास मेटालिक रेडियस आ गया था। यहां पर अपन ने एक इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी थी बेटा, कि जो मेटालिक रेडियस है वो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, मेटालिक बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उतनी कम मेटालिक रेडियस हमें मिलेगी। तो मेटालिक रेडियस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। और जो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है ये किस पर डिपेंड करती है बेटा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फ्री या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और उतनी कम मेटालिक रेडियस मिलेगी, ठीक है। फिर तीसरी थी बेटा अपनी वैंडरवाल रेडियस, कौन सी थी, वैंडरवाल रेडियस। वैंडरवाल रेडियस बेटा किसके लिए डिफाइंड थी, वैंडरवाल रेडियस डिफाइन होती है नोबल गैसेस के लिए, किसके लिए, नोबल गैसेस के लिए। ऑल्सो फॉर नॉन मेटल्स के लिए भी डिफाइंड होती है ये, पर किस केस में, नॉन पोलर डायटोमिक गैसेस के केस में, नॉन पोलर
गैसेस के केस में ये डिफाइन होती है ना, जैसे कि Cl2, F2, Br2, O2, N2, H2, है ना, ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए भी वैन डर वाल रेडियस डिफाइंड होती है। कैसे डिफाइंड होती है भाई, अगर नोबल गैसेस की बात करें तो नोबल गैसेस के एटम इससे ज्यादा पास नहीं आते एक दूसरे के, तो फिर हम इसी स्टेट में इनकी रेडियस कैलकुलेट करते हैं। ये जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं इसको हम बोलते हैं क्या, वैन डर वाल डिस्टेंस। इसका हाफ करते हैं तो हमें वैन डर वाल रेडियस मिलता है। अब देखकर अपन ये आराम से पता लगा ही सकते हैं कि वैन डर वाल रेडियस जो है वो एक एटम के एक्चुअल रेडियस से काफी बड़ा मिलता है ना। और अगर अपन क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे क्लोरीन में अपन ने कैसे डिफाइन किया था, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल में अगर अपन यहां से निकालेंगे तो ये तो आएगा क्या, कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि ये तो Cl और Cl ने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है। लेकिन एक Cl2 मॉलिक्यूल और एक Cl2 मॉलिक्यूल, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में वैन डर वाल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं अगर, तो इस मॉलिक्यूल का ये एटम और इस मॉलिक्यूल का ये एटम लो, इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट करके अगर हाफ करोगे तो ये आएगा आपके पास क्या, वैन डर वाल रेडियस, ठीक है। तो Cl2 में अपन ने कोवेलेंट रेडियस भी डिफाइन कर दिया और वैन डर वाल रेडियस भी डिफाइन कर दिया। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने यहां से देखा था कि जो वैन डर वाल रेडियस होती है बेटा ये सबसे बड़ी होती है। फिर उसके बाद मेटालिक रेडियस, इसको अपन ऐसे लिख देते हैं मेटालिक रेडियस, और फिर उसके बाद कोवेलेंट रेडियस। ये रिलेशन हमने सीखा था, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़ी होती है, फिर मेटालिक रेडियस एंड देन कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। फिर हमने देखी थी बेटा आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस आयंस के लिए डिफाइंड थी, है ना, आयंस के लिए डिफाइंड थी। कैटायनिक रेडियस, अगर आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि बताओ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस 2 और एल्यूमिनियम प्लस 3, इसमें साइज का ऑर्डर क्या रहेगा, कैटायनिक रेडियस पूछेगा आपसे तो साइज का ऑर्डर क्या रहेगा। तो इसमें अपन ने क्या देखा था बेटा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना छोटा साइज होता जाएगा। और ऐसे ही अगर आपसे वो ऐसे पूछेगा कि बताओ इनमें एनाइनिक रेडियस का ऑर्डर क्या रहेगा। आयनिक रेडियस दो प्रकार की होती है, कैटायनिक और एनाइनिक। तो नेगेटिव चार्ज के लिए अपन ने क्या देखा था, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज, ठीक है। तो अपन साइज के लिए ऐसा बोल सकते हैं ना कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। और यही चीज हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए भी की थी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए भी हमने ये की थी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए कैसे, ऐसी स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, जैसे कि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो अब यहां पर देख लो, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना बड़ा साइज होगा। अगर इनमें आपसे पूछा जाए साइज का ऑर्डर तो आप क्या बताएंगे, आप चेक करोगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज होगा, ठीक है। और हमने ये भी लिखा था क्या कि एक न्यूट्रल एटम से उसका एनायन हमेशा बड़ा होता है और उसका कैटायन हमेशा उससे छोटा होता है, कैटायन छोटा रहेगा, है ना। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि I प्लस I और I माइनस में बड़ा कौन है, ऑर्डर क्या है साइज का, तो आप क्या बताएंगे ऑर्डर, ये ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा रेडियस। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स पढ़े थे बेटा साइज के इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स। तो हमने एस ब्लॉक में क्या ऑर्डर पढ़ा था, इसको अपन सीधे ऐसे देख लेगा, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस में पढ़ा था अपन ने, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस पे आ जाओ। तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज कम हो जाता है। और अगर एक ग्रुप में अपन बात करें, टॉप से बॉटम, तो टॉप से बॉटम जाने पर क्या होता है बेटा, साइज इंक्रीज होता है। साइज क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। तो अगर आपसे एस ब्लॉक में साइज का ऑर्डर पूछा जाएगा अल्कली मेटल्स का, तो डाउन द ग्रुप इंक्रीजिंग, डाउन द ग्रुप अल्कली अर्थ मेटल्स का इंक्रीजिंग, ठीक है। तो एस ब्लॉक का कंप्लीट ऑर्डर देखा था अपन ने, देखो लास्ट में कंप्लीट ऑर्डर देखा था ऐसे करके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, और ऐसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। तो याद है ना, इन दोनों में से ये बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर ये और फिर ये, और फिर उसके बाद ये और फिर ये और फिर ये, ठीक है। ये एस ब्लॉक में साइज का ऑर्डर था, अगर नहीं भी लिखा हो तो इसको लिख लेना, ठीक है। बाकी इनमें तो डाउन द ग्रुप इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर, डाउन द ग्रुप इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर,
ठीक है। फिर पी ब्लॉक में अपन ने ऑर्डर क्या देखा था, पी ब्लॉक में हमने देखा था बोरोन फैमिली में थोड़ा सा लफड़ा हो गया था, बोरोन फैमिली में थोड़ा सा लफड़ा हो गया था। क्या लफड़ा हो गया था, गैलियम बड़ा होना चाहिए था, लेकिन गैलियम पे क्या लग गया था बेटा, स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाने की वजह से इसका साइज छोटा हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या आया था, बोरोन एल्यूमिनियम बड़ा हो जाएगा हल्का सा, गैलियम एल्यूमिनियम इंडियम और थैलियम, ये ऑर्डर हमें देखने को मिलेगा। बाकी सभी में नॉर्मल ऑर्डर है, बाकी सभी फैमिलीज में नॉर्मल ऑर्डर है। ये ऑर्डर रहेगा, ठीक है। डी ब्लॉक में अगर अपन ऑर्डर देखें, डी ब्लॉक में अगर अपन ऑर्डर देखें तो स्कैंडियम यट्रियम और लेंथेनम, इनमें तो ऑर्डर ऐसा था, लेकिन इसके ठीक अगले वाले ग्रुप में, इसके ठीक अगले वाले ग्रुप में क्या, टाइटेनियम जिरकोनियम और हाफनियम में अगर अपन देखें तो ऑर्डर क्या आना चाहिए था, इंक्रीजिंग आना चाहिए था, लेकिन ऐसा अपने को नहीं मिला। कैसा मिला, ये ऑर्डर मिला, जिरकोनियम और हाफनियम का साइज सिमिलर मिला। ऐसा क्यों, क्योंकि इस पर लग गया था बेटा क्या, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या लग गया था, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से लगा था बेटा, 4F की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से। और स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से लगा था, 3D की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से। तो उसकी वजह से हमने ये देखा था कि 3D 4D और 5D सीरीज वाले एलिमेंट्स में 3D और 4D वाले बड़े होंगे और 5D वालों का साइज 4D वालों के सिमिलर रहेगा। तो डी ब्लॉक में साइज का ऑर्डर ये रहेगा। फिर अपन ने ऐसे भी देखा था 3D सीरीज का, स्कैंडियम ये ऑर्डर भी देखा था अपन ने। ये ऑर्डर कैसा था, ये कुछ इस तरीके से था कि आयरन तक तो डिक्रीज होगा साइज, फिर सिमिलर होता है एंड देन फिर इंक्रीज हो जाता है। ये डी ब्लॉक वालों के साइज का ऑर्डर था। तो इसमें आपके साइज के लगभग लगभग सारे ऑर्डर्स आ गए। फिर एफ ब्लॉक वालों की अगर अपन बात करें बेटा, तो एफ ब्लॉक वालों में आपको पता ही है लेफ्ट से राइट जाते तो साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। ये इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको मिलेगा। ला से लेके लू तक, लालू ला से लेके लू तक साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। और एक्टिनॉइड्स में भी सेम डिक्रीजिंग ऑर्डर ही रहेगा, ठीक है। ये तो हो गई साइज की बात। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी अपन ने, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो एनर्जी अपन देते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन एटम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। ये प्रोसेस में जो आप एनर्जी दे रहे हो ये कहलाएगी आयनाइजेशन एनर्जी। ये E1 क्या है, ये आयनाइजेशन एनर्जी है। लेकिन अगर यहां पर ऐसा लिख दिया जाए, ऐसे सॉलिड लिख दिया जाए, तो ये जो E1 एनर्जी है ये आयनाइजेशन एनर्जी नहीं कहलाएगी। ये E1 क्या कहलाएगी, ये E1 कहलाएगी, पहले तो हम इसको सब्लाइम करेंगे, है ना। तो ये सब्लिमेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी का सम होगी। E1 जो होगी ये क्या होगी, सब्लिमेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी का सम, सब्लिमेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी का सम, ठीक है। फिर हमने देखा था बेटा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज के बारे में। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज क्या होती हैं, किसी भी मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने, फिर एक और निकाल दिया, तो सक्सेसिवली एक एक करके जो इलेक्ट्रॉन आप निकालते जा रहे हो, इस प्रोसेस में जो आप एनर्जी दे रहे हो ये कहलाती है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। IE1 IE2 और IE3 इस तरीके से कंटिन्यूसली। और सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमने क्या सीखा था, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमने क्या सीखा था, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज हाइयर। IE2 हमेशा IE1 से ज्यादा ही रहेगी, फिर IE3 हमेशा IE1 से IE2 से ज्यादा ही रहेगी, ठीक है। ये हमने देखा था। फिर फैक्टर्स की बात करें अगर अपन, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी में सबसे पहला फैक्टर कौन सा था, सबसे पहला फैक्टर कौन सा था बेटा, सबसे पहला फैक्टर था
जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव पे कैसे रिलेट करता है आयनाइजेशन एनर्जी? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। यानी कि जब भी एक पीरियड में लेफ्ट से राइट आगे बढ़ेंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जब भी एक पीरियड में लेफ्ट से राइट आगे बढ़ेंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। तो एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। दूसरा फैक्टर क्या था बेटा? साइज का। साइज पर कैसे डिपेंड करता है अपना आयनाइजेशन एनर्जी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। तो बेटा ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाओगे तो टॉप से बॉटम जाओगे तो क्योंकि साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा। फिर तीसरा फैक्टर देखा था अपन ने, बहुत इंपॉर्टेंट, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर क्या होती है? पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल भी आपको ऑर्डर लिखवाया था क्या? एस की सबसे ज्यादा, फिर पी की, फिर डी की और फिर एफ की। ये पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर होता है। तो अगर आपको NS2 और NP1 में कंपेयर करना है, मतलब S में से इलेक्ट्रॉन निकालना और P में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल रहेगा। जैसे कि अगर आपको बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, बोरोन में से निकालना है, तो किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी? बेरिलियम की। आपको मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में पूछा जाए किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी बेटा? मैग्नीशियम की ज्यादा होगी। ठीक है। और फिर चौथा फैक्टर क्या था हमारा? चौथा फैक्टर था स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो भी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाती है। जैसे कि P3 कॉन्फ़िगरेशन और P4 कॉन्फ़िगरेशन को अपन कंपेयर करें तो ये हाफ फिल्ड है, ये पार्शली फिल्ड है। जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कंपेयर करना है तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये कैसा है बेटा? हाफ फिल्ड है। और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? स्टेबल होता है। ठीक है, फुल्ली फिल्ड, फिर हाफ फिल्ड और फिर पार्शली फिल्ड। ठीक है, तो ये तो हो गए फैक्टर्स। फिर उसके बाद अपन एप्लीकेशंस पर आए थे, या जैसे अपने को बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है, लेकिन उसने बोला कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। जैसे बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? 2s2 2p1, इसका है 2p2 और इसका है 2p3। तो इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो सिर्फ 2s2 बचेगा, इसमें 2p1 बचेगा और इसमें 2p2 बचेगा। तो देख लो, NS2 कॉन्फ़िगरेशन है, NS2 और NP1, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी? इसकी। और फिर आगे जेड इफेक्टिव ज्यादा रहेगा तो इसकी। तो मतलब IE2 का ऑर्डर क्या आ जाएगा आपका? कार्बन, देन बोरोन एंड देन नाइट्रोजन, ये ऑर्डर आ जाएगा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का। फिर आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड अपन ने बेटा क्रोमियम और मैग्नीज के लिए भी कंपेयर की थी और कॉपर और जिंक के लिए भी कंपेयर की थी। अगर अपन IE1 देखें तो IE1 याद है ना, मैग्नीज के लिए ज्यादा निकलती है और इधर जिंक के लिए ज्यादा निकलती है। क्यों? क्योंकि इधर 4s1 कॉन्फ़िगरेशन होता है, इधर 4s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। सिमिलरली इधर भी 4s1 और इधर 4s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन अगर अपन IE2 की बात करें तो IE2 किसकी ज्यादा हो जाती है? क्योंकि अब 4s में से इलेक्ट्रॉन गया तो बचा क्या? 3d5, और इधर 4s1 है अभी, और इधर क्या बचेगा? 3d10 और इधर 4s1 है। तो यहां पर इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, कॉपर, मैग्नीज, कॉपर और जिंक। ठीक है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का भी ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है। फिर अपन ने देखा था बेटा एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी में अपन ने क्या देखा था? मेटालिक कैरेक्टर, है ना? मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। ठीक है, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, फिर अपन ने देखा था क्या? अपन ने देखा था ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कंपेयर करना था। कंपेयर ऑक्सीडेशन स्टेट या कंपैरिजन बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऐसे लिख लेते हैं पूरा नाम, कंपैरिजन बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कैसे कंपेयर किया था? जैसे कि आपको कोई भी एलिमेंट है उसकी +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर करना है, +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर करना है। तो आप क्या देख लोगे बेटा? उसकी IE1 और IE2 का डिफरेंस ले लोगे।
डिफरेंस इन आयनाइजेशन एनर्जी आप ले लोगे, मतलब IE2 और IE1 का डिफरेंस ले लोगे। अगर ये डिफरेंस लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, यानी कि +1 और +2 में आप कंपेयर कर रहे हो तो हाइयर वाली कौन सी है, +2। तो I1 और I2 का डिफरेंस अगर 11 से कम आया तो +2 ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, और यही अगर 16 से ज्यादा आया तो इसका मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, फिर ऐसे अपन ने देखी थी तीसरी एप्लीकेशन, क्या, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना, तो यहां पर अपने को क्या करते हैं, ये क्वेश्चन में सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज दे देते हैं, जैसे कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपने को वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है, तो हम यहां से कैसे पता लगाएं कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम देखेंगे कि जैसे ये IE1 है, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में इतना एनर्जी दी है, दूसरे में इतनी एनर्जी दी है, तीसरे में इतनी एनर्जी दी है, चौथे में इतनी एनर्जी दी है। तो इसका मतलब एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं और इतनी एनर्जी देते जा रहे हैं। अब जब हमने देखा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में इतनी दी, सेकंड में इतनी दी, मतलब फर्स्ट से तो ज्यादा ही मिलेगी, पर डिफरेंस 5 का आ रहा है सिर्फ। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी दे रहे हैं ना, इसमें अचानक से बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, बाकी कहीं भी इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देकर ये स्टेबल हो गया होगा। तो जहां भी आपको सडन लार्ज जंप देखने को मिले, सडन लार्ज जंप देखने को मिले, वहां पर आप रुक जाना और उससे पहले के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना। तो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गए तो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी हो जाएगी इसकी, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा कौन सी हो जाएगी, +2, है ना। फिर आपको पता चल गया अब इसकी वैलेंसी 2 है, तो अब आप इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला, इसके नाइट्राइड का फॉर्मूला, है ना, ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछेंगे तो क्या निकाल लोगे, AO। नाइट्राइड का फॉर्मूला निकालेंगे तो A3N2। और क्या, इसके हैलाइड का फॉर्मूला निकाल लो, इसके हाइड्राइड का फॉर्मूला निकाल लो, कुछ भी निकाल लोगे अब आप इसके बारे में, है ना। इस तरीके से ये था अपना आयनाइजेशन एनर्जी। फिर ऐसे अगर बेटा अगर अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमने क्या सीखा था, कोई भी आइसोलेटेड गैसेस एटम है, आइसोलेटेड मतलब सिंगल, अकेला, तुम्हारी तरह, तो अगर इसमें कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और आसान भाषा में एफिनिटी का मतलब बोले तो चाहत। क्या मतलब होता है, चाहत। आसान भाषा में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, चाहत। तो इलेक्ट्रॉन की चाहत, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये हमने देखा था भाई, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो एनर्जी जो रिलीज होगी वो कहलाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पर एफिनिटी जब देनी पड़ती है ना एनर्जी, उस केस में 0 होती है। तो फिर अपन ने क्या डिफाइन किया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू अगर नेगेटिव है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। और जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, इसका मतलब एनर्जी देखकर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना पड़ रहा है, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, फिर इसमें अपन ने ऐसा देखा था कि कोई भी एक एलिमेंट है, इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया, सीधे एग्जांपल लेते हैं अपन ऑक्सीजन वाला। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, इसको O नेगेटिव बनाया, तो इस प्रोसेस में तो एनर्जी रिलीज हो गई, डेल्टा Eg1 अपने को -144 किलोजूल पर मोल मिली। लेकिन अगर O नेगेटिव में वापस से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं तो हमें इस प्रोसेस में एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इस पर भी नेगेटिव है और इस पर भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा, तो जबरदस्ती ऐड करवाएंगे। तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिलती है वो अपने को क्या मिलती है, पॉजिटिव किलोजूल पर मोल में बात कर रहे हैं अपन, है ना, वो पॉजिटिव मिलती है। तो अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि किसी भी एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन में सीधे अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहा हूं, तो ओवरऑल क्या करना है आपको, इस प्रोसेस का सम कर देना है, इन दोनों रिएक्शंस का सम कर दो। तो ऑक्सीजन में जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके उसको O2 नेगेटिव बनाओगे तो ओवरऑल जो एंथैल्पी चेंज मिलेगा आपको टोटल, वो क्या मिलेगा, इन दोनों का सम कर देना तो प्लस का 600 आएगा। यानी कि फिर अपन ने यहां से क्या सीखा था, किसी भी एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। फिर फैक्टर्स की बात करें अगर अपन,
फैक्टर्स की बात करें तो वही सबसे पहला फैक्टर कौन सा था बेटा अपना, सबसे पहला फैक्टर था जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव से कैसे रिलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होता है, ऐसा अपने को मालूम है क्या। अरे आयनाइजेशन एनर्जी का अपन वो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स का ऑर्डर लिख लोगे ना तुम लोग, सेकंड पीरियड एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिख लो और थर्ड पीरियड वालों का भी लिख लो, है ना, ये जरूर रिवाइज कर लेना तुम लोग, क्योंकि यही तो सबसे ज्यादा काम आते हैं। तो सेकंड पीरियड का क्या था बेटा, सेकंड पीरियड का क्या था, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो लिथियम से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम बोरॉन में बेरिलियम ज्यादा, ज्यादा लगे तो इसको आगे पीछे कर देना, है ना, या अभी अपन ही कर देते हैं, लो बोरॉन को पीछे कर देते हैं और बेरिलियम को आगे कर देते हैं, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन को आगे कर देना, ऑक्सीजन को पीछे कर देना, ये नाइट्रोजन आगे हो गया क्योंकि ये P3 कॉन्फ़िगरेशन रखता है इसलिए, फिर ये और फिर ये। तो किसी भी पीरियड में उसकी नोबल गैस की आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होती है और उसके अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। ऐसे थर्ड पीरियड एलिमेंट का भी लिख लेना, तो ये क्या आ जाएगा, सोडियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन, फिर सल्फर, देन फास्फोरस, देन क्लोरीन एंड देन आर्गन। ये थर्ड पीरियड वालों का ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही बेटा साइज का भी ऑर्डर लिख लेना, साइज कहाँ है, साइज का भी ऑर्डर लिख लेना। जैसे साइज का अगर आप ऑर्डर लिखते हो तो साइज का लेफ्ट से राइट जाने पर साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और जब नियॉन की बात आ जाएगी बेटा तो नियॉन का साइज कैसा रहेगा, सबसे बड़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके लिए तो वैंडर वाल रेडियस डिफाइंड है और इनके लिए बाकी सभी के लिए कोवेलेंट और मेटालिक रेडियस डिफाइंड है। तो वैंडर वाल रेडियस है, इसलिए सबसे बड़ा साइज किसका है, वैंडर वाल अपना नियॉन का। इन सभी में से सबसे बड़ा साइज नियॉन का है, बाकी नॉर्मल ऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट हाँ, तो बेटा अब जैसे जेड इफेक्टिव से कैसे रिलेट किया अपन ने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। फिर ऐसे अगर अपन साइज की बात करें तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। लेकिन सेकेंड पीरियड एलिमेंट और थर्ड पीरियड एलिमेंट में हमने देखा था कि थर्ड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड पीरियड वाले से ज्यादा होता है, जैसे कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन का ज्यादा रहेगा, ऑक्सीजन और सल्फर में से सल्फर का, नाइट्रोजन और फास्फोरस में से फास्फोरस का, कार्बन और सिलिकॉन में से सिलिकॉन का, इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इधर सेकेंड पीरियड वालों में ऑर्बिटल का साइज छोटा होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होता है, और यहां पर ऑर्बिटल का साइज थोड़ा बढ़ जाता है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन उतना ज्यादा नहीं होता, इस वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाता है। बाकी डाउन द ग्रुप डिक्रीजिंग ऑर्डर ही रहता है नॉर्मल, जैसे ClBr की अगर अपन बात करें तो उनमें डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। फिर तीसरा क्या देखा था अपन ने, वही पेनिट्रेशन पावर वाला ही देखा था क्या, तीसरा अपन ने वही देखा था, जैसे अपन ने लिथियम और बोरॉन में कंपेयर किया था, तो लिथियम होता है 2s1 और बोरॉन होता है अपना 2s2 2p1, इधर s में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है और इधर p में, तो किस में ऐड कराना आसान रहेगा, s में, तो लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाएगी। और चौथा क्या देखा था अपन ने, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आने पर भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। जैसे कि अगर अपन बात करें नोबल गैसेस की, है ना, तो नोबल गैसेस का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो नोबल गैसेस मैंने आपको लिखाया था, नोबल गैसेस और अपने अल्कली अर्थ मेटल जिनका NH2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसमें से कौन कौन से, बेरिलियम और मैग्नीशियम और सिमिलरली नाइट्रोजन। बस ये एलिमेंट याद रख लेना, सिर्फ ये वो एलिमेंट है जिनका पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव मिलता है, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, इनके अलावा बाकी सभी में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो फिर अपन ने सेकंड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बनाया था बेटा,
क्या था अपना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब इसमें देखो नियॉन में तो एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन ऐड कराना पड़ेगा और वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। नाइट्रोजन में भी एनर्जी देकर ऐड करवाना पड़ेगा और बेरिलियम में भी एनर्जी देकर ऐड करवाना पड़ेगा। तो इन तीनों की तो बाकी सबसे कम है ही, तो इनको ऐसे लिख देते हैं, सबसे कम तो नियॉन होगा। फिर बेरिलियम और नाइट्रोजन में कंपैरेटिवली जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो नाइट्रोजन का बेरिलियम से ज्यादा रहेगा। ये तीनों में इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, डेल्टा एच इजी वन इनका पॉजिटिव रहेगा। बाकी फिर नॉर्मल। अब लिथियम और बोरोन में से देखो, लिथियम और बोरोन में से किसकी ज्यादा होती है बेटा, लिथियम की ज्यादा होती है। बचा क्या, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो किसी भी पीरियड में बेटा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, उस पीरियड के हेलोजन की, और सबसे कम किसकी होती है, उस पीरियड की नोबल गैस की। ठीक है, ये हमने देखा था। फिर आईई और ईए में रिलेशन देखा था अपन ने, या इसके ऑर्डर्स लिख लो पहले तो, एफ सी एल बी आर आई ओ एस एस सी टी, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ऐसा था क्या, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड की ज्यादा। या फिर अगर आपको वैसे लिखना है तो इसको ऐसे लिख लो, सी एल एफ बी आर और आई, और इधर ये ऑर्डर था। ठीक है, फिर रिलेशन बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी, और फिर आपको मैंने क्वेश्चंस भी करवाए थे, और क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक दी थी, याद है, एक हिट ट्रिक दी थी मैंने आपको। क्या याद रखना कि भाई हेलोजन फैमिली है ना, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन फैमिली वालों से ज्यादा होती है, और इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली वालों से ज्यादा होती है, और नाइट्रोजन फैमिली की कम होती है कार्बन फैमिली से। तो कार्बन फैमिली को आगे रख देना, और फिर नाइट्रोजन फैमिली को आगे रखना। इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के आप ऑर्डर्स बना देना। जैसे कि आपसे पूछ लिया कि बताओ ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन, इनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बनाओ। तो पहले हेलोजन फैमिली वालों को रख दो, फिर ऑक्सीजन फैमिली वालों को रख दो। तो कैसे ऑर्डर आ जाएगा, सी एल एफ एस ओ। आपको ऐसे पूछ लिया, कहे सीता जी और नाना और पाटेकर, मतलब ये वाला ऑर्डर आपसे पूछ लिया, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बनाओ। तो आपने देखा भाई नाइट्रोजन फैमिली है, इसकी तो सबसे कम होती है, और कार्बन फैमिली की इससे ज्यादा होती है, और कार्बन फैमिली में सिलिकॉन की ज्यादा होगी कार्बन से, और फिर फास्फोरस की ज्यादा होगी नाइट्रोजन से। तो ऐसे ऑर्डर बना देना, ये ऑर्डर को ध्यान रखना। ठीक है, फिर आईई और ईए में बेटा रिलेशन देखा था आपने, जैसे कि आपसे एफ नेगेटिव, सीएल नेगेटिव और सीएल, इनमें आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा है। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर अगर पूछा है तो किसी भी एनायन की अगर आयनाइजेशन एनर्जी आपको कंपेयर करनी है तो आप उसके एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो। तो एफ से जब आप एफ नेगेटिव जाओगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे, तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, वो E1 एनर्जी मान लेते हैं। तो ये E1 क्या है, F की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। E1 क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ F, और F नेगेटिव से वापस F आ रहे हैं, तो E1 एनर्जी ही वापस देनी पड़ेगी। तो ये E1 क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ F नेगेटिव है ना। तो आपको अगर F नेगेटिव की आयनाइजेशन एनर्जी देखनी है तो आप EA ऑफ F देख सकते हो। तो F नेगेटिव और Cl नेगेटिव की आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है तो F और Cl की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख लो, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, Cl की, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी किसकी ज्यादा हो जाएगी, Cl की। और एनायंस की आयनाइजेशन एनर्जी न्यूट्रल वालों से कम होती है, तो Cl और F में से F की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी। फिर उसके बाद Cl नेगेटिव और F नेगेटिव में से Cl नेगेटिव की आयनाइजेशन एनर्जी F नेगेटिव से ज्यादा रहेगी, क्योंकि Cl की ये ज्यादा होती है F से। तो जब भी एनायन दिखे आप उसके एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बना दो, वही उसके एनाइन की आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर रहेगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था। फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, किसी भी आइसोलेटेड कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अपन क्या देखते हैं, कोई भी एटम ए है, कोई भी एटम बी है, इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा। जो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। इसको हम काई ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको काई बी से। काई ए मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ है, काई बी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करती है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करती है। इसकी कोई एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी रिलीज या गेन नहीं हो रही है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी, है ना। फिर हमने बेटा स्केल्स देखे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। स्केल्स कौन कौन से देखे थे अपन ने? स्केल्स थे सबसे पहला मुलिकन स्केल। मुलिकन स्केल क्या बोलता है बेटा? मुलिकन स्केल बोलता है कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज होती है। यानी कि आईए और ईए, इनका एवरेज लेकर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। यानी कि मुलिकन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन देने और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी पर डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरे थे पॉलिंग अंकल, बहुत खतरनाक। पॉलिंग अंकल ने जो स्केल दिया था वो आज भी हम यूज करते हैं। पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा। किसके? बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वो डिपेंड करती है बॉन्ड एनर्जी पर। भाई बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा है, वो आपको एक स्टेटमेंट लिखवाया था मैंने कि अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। फिर पॉलिंग के अकॉर्डिंग अपन ने कुछ वैल्यूज लिखी थी, वो वैल्यूज आप याद कर लेना, है ना। जैसे F की 4, ऑक्सीजन की 3.5, उससे पहले नाइट्रोजन की 3, मतलब लिथियम से 0.5 करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाते जाना, फिर सोडियम से 0.3 करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाते जाना, और आगे 0.4 और फिर 0.5 से इंक्रीज कर देना। तो वो वैल्यूज जो आपको क्लास में लिखा रखी है बेटा आपकी कॉपी में, वो जरूर 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 याद कर लेना। जिसमें N और Cl की बराबर होती है 3, हाइड्रोजन और फास्फोरस की बराबर होती है 2.1, कार्बन सल्फर और आयोडीन की बराबर होती है 2.5, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है कि बताओ फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। 2021 या 22 का क्वेश्चन है, फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू पूछी थी, है ना। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्केल्स हो गए। मेन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की चीज है वो है बेटा इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की अगर अपन बात करें तो सबसे पहली एप्लीकेशन या उसी सीक्वेंस में एप्लीकेशंस रहेंगी ये तो मुझे पता नहीं, पर हाँ फिर भी मैं आपको सारी चीजें इसमें कवर करवा दूंगा। सबसे पहले अपन ने क्या देखा था? पोलैरिटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है तो हम क्या बोल देते बेटा कि नॉन पोलर बॉन्ड है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉन जीरो आ रहा है दैट मीन्स हम क्या बोलते हैं कि पोलर बॉन्ड है। जैसे कि अगर H F H Cl H Br और H I, इसमें अगर अपन पोलैरिटी का ऑर्डर लगाएं तो इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इधर 4 है, इधर 3 है, इधर 2.8 है और इधर 2.5 है। तो सबसे ज्यादा EN डिफरेंस कहां मिल रहा है? यहां। तो सबसे ज्यादा पोलर ये रहेगा, फिर ये और फिर ये, ठीक है। और जितना ज्यादा EN डिफरेंस होगा ना उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, यानी कि HF बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी अपन ऐसे बता सकते हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इसमें अपन ने फैक्टर्स छोड़ दिए। पहले अपन एक काम करते हैं, फैक्टर्स कर लेते हैं। फैक्टर्स रह गए ना अपने, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कौन कौन से फैक्टर होंगे बेटा? वही देखो, सबसे पहला तो अपना कौन सा होगा? Z इफेक्टिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव, सीधे सीधे लिख दूं, है ना। एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। साइज पे कैसे डिपेंड करता है बेटा? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। फिर तीसरा फैक्टर क्या था बेटा? पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पर डिपेंड करेगा। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पर कैसे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। और फिर क्या था?
टर्मिनल एटम पर भी डिपेंड करता है, टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर भी डिपेंड करेगा। तो ये कैसे डिपेंड कर रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। इसमें अपन ने वो वाला एग्जांपल किया था CF4 और CH4 वाला, कि अगर यहां पर फ्लोरीन लगे हुए हैं कार्बन पे और यहां पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो कौन सा वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, उसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। एक फिफ्थ फैक्टर था बेटा परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो यहां पर अपन ने क्या लिखा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी। तो sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, sp हाइब्रिडाइज्ड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। फिर हाँ एप्लीकेशंस की बात करें तो ये था अपना पोलैरिटी। फिर दूसरी एप्लीकेशन की बात करें अगर अपन, तो दूसरी एप्लीकेशन क्या थी अपनी, नॉन मेटालिक नेचर। नॉन मेटालिक नेचर किस पर डिपेंड करता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। कैसे, नॉन मेटालिक नेचर, नॉन मेटालिक नेचर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी नॉन मेटालिक नेचर बढ़ेगा, और मेटालिक नेचर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, नॉन मेटालिक नेचर बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, मेटालिक नेचर बढ़ेगा। ठीक है, फिर एक अपन ने ऐसे ही परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर वाली एक एप्लीकेशन लिखी थी जो ज़्यादा काम की नहीं है हमारे, है ना। वो फॉर्मूला क्या कहता है कि 16 इंटू डेल ई एन प्लस 3.5 इंटू डेल ई एन का स्क्वायर, अगर ये आप फॉर्मूला लगा दोगे तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकल जाएंगे। उतनी ज़्यादा काम की नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अपने से नहीं पूछे जाते। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या थी बेटा, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना। तो अपन ने क्या देखा था बेटा, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, और मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, और मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स दोनों, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स दोनों कैसे होते हैं बेटा, बेसिक होते हैं। जितना ज्यादा नॉन मेटालिक नेचर उतना ज्यादा एसिडिक नेचर। तो जैसे कि आपसे ऐसे पूछा जा रहा है N2O5 और P2O5, बताओ इसमें ज्यादा एसिडिक कौन है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये ज्यादा नॉन मेटालिक, ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। आपसे पूछ लेगा ऐसे कि N2O5 और N2O3 में से ज्यादा एसिडिक कौन है, तो अभी दोनों नाइट्रोजन है, तो फिर अपन क्या कर लो, ऐसे चार्ज देख लो, इस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स लिखे थे अपन ने, CO2, SiO2, है ना, इस तरीके के। और हाइड्रोक्साइड्स की भी अगर अपन बात करें, जैसे कि अपन ने ये देखा था HOCl, HClO2, HClO3 और HClO4, इसमें बताओ क्या ऑर्डर आ जाएगा एसिडिक नेचर का। तो हमने देखा सारे क्लोरीन के ही हाइड्रोक्साइड हैं, इधर +1, इधर +3, इधर +5 और इधर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इनका एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे ही HOF, HOCl, HOBr और HOI, इसमें क्या ऑर्डर आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा उसका हाइड्रोक्साइड ज्यादा एसिडिक होगा। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हाइड्रोक्साइड्स का बेसिक नेचर बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इनका एसिडिक नेचर बढ़ेगा। फिर अपन ने देखे थे बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, हमने देखे थे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन से थे, तो इसके लिए अपन ने एक ट्रिक याद की थी, कौन सी, पंजाबी अली गाना सुने कार में और बोले ऐसे वाह।
सब बोले ऐसे वाह। तो इसमें हमने बेटा ये देखा था, इनके तो सारे के सारे ऑक्साइड, ऑल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक, और इनके कुछ पर्टिकुलर जैसे कि Cr2O3, जैसे कि MnO2, Mn2O3 और Mn3O4, ये हमें मिलेंगे एम्फोटेरिक। ये Sb2O3, ये As2O3 और ये V2O5, ये सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स थे। फिर हमने देखे थे एम्फोटेरिक क्या होता है, याद है ना, जो एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करें। फिर हमने देखे थे बेटा न्यूट्रल ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं बेटा N2O, NO, CO और H2O, ये ऑक्साइड्स हमारे न्यूट्रल थे, यानी कि जो एक्वस मीडियम को ना बेसिक ना एसिडिक में कन्वर्ट करे, वो न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो ये था हमारा पीरियोडिक टेबल का बेटा समरी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को लेक्चर पसंद आएगा, आपका काम हो जाएगा इस समरी लेक्चर से। ये पूरी थ्योरी आपकी रिवाइज करवा देगा जल्द से जल्द, तो फटाफट से इसको देख लेना और टेस्ट से पहले इसको ज़रूर यूज़ कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले समरी लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।